नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एमएसएन फॉर यू में। दोस्तों, आज हम ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसकी वजह से लोगों में बहुत सारा जो इसके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं और आगे जाकर वो बहुत ज़्यादा सीवियर जो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हैं उनको सफ़र करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करने वाले हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स की। हर्पीस सिम्प्लेक्स क्या होता है कि एक ऐसी वायरल कंडीशन है जिसके अंदर पेशेंट के माउथ के चारों तरफ या लिप्स के ऊपर एक अल्सर फॉर्म रहता है जिसको हम बोलते हैं कोल्ड सोर्स। एक ब्लिस्टर फॉर्म हो जाता है जिसमें जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉन्टेजियस होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, जिसकी वजह से पेशेंट क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पेन एक्सपीरियंस करता है। तो आइए देखते हैं कि ये हर्पीस सिम्प्लेक्स कितने टाइप्स का होता है। हर्पीस सिम्प्लेक्स दोस्तों होता है दो टाइप का, जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1, मतलब क्या है कि HSV1। दूसरा इसमें हम बात करने वाले हैं साथियों हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2। अब देखो क्या होता है कि जो ओरल हर्पीज होता है ये कोज होता है हमारा HSV1 से, HSV1 से। दूसरा इसके क्या होता है कि हाईली कॉन्टेजियस होता है। दूसरा कोल्ड सोर हो जाते हैं, कोल्ड सोर अराउंड द माउथ और लिप्स, मतलब क्या है कि माउथ के चारों तरफ या लिप्स के ऊपर इसमें कोल्ड सोर प्रेजेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें पेशेंट को क्या होता है हाई ग्रेड फीवर आता है जिसकी वजह से ब्लिस्टर फॉर्म हो जाते हैं। ये फेस पे हो सकते हैं, नोज पे हो सकते हैं, लिप्स पे हो सकते हैं और ये लिप्स के इनर साइड्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। दूसरा होता है कि इसमें माउथ अल्सर या माउथ सोर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 में क्या होता है कि ये क्या होता है जेनिटल हर्पीज होता है जो ट्रांसमिट होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड के थ्रू, मतलब क्या है कि एसटीडी के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। दूसरा इसमें होता है कि पेशेंट को पेनफुल यूरिनेशन और इचिंग जेनिटल एरिया, मतलब क्या है कि जेनिटल एरिया में इचिंग होती है। देखिए इसमें क्या क्या होता है जेनिटल हर्पीज के अंदर। सबसे पहले इसमें लिफ में क्या होगा अल्सर फॉर्म होंगे। दूसरा जिसके चिक्स में अल्सर फॉर्म होंगे। तीसरा इसमें जो हमारे माउथ का रूट होता है, मतलब क्या है कि जो हमारे सबलिंगुअल एरिया होता है वहां पर भी अल्सर फॉर्म हो जाते हैं, ब्लिस्टर फॉर्म हो जाते हैं। दूसरा इसमें जेनिटल एरिया में क्या होता है जो के बटक्स के ऊपर बटक्स पे क्या होता है कि ग्रेन्यूल्स फॉर्म होते हैं, प्रेशर सोर्स जैसे लाइक अ प्रेशर सोर्स या ब्लिस्टर फॉर्म में एक इस तरीके के ग्रेन्यूल्स फॉर्म बन जाते हैं। ये कहां पर हो रहे हैं बटक्स एरिया पे। नेक्स्ट ये इनर थाई के साइड में हो सकते हैं और एनएस एरिया पे। और फीमेल्स की बात करें तो वजाइनल एरिया, वल्वा और लिबिया और सर्विक्स के अंदर ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा सीवियर फॉर्म में हो जाता है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि मेल्स के अंदर कहां कहां पर पेनिस और टेस्टिकल्स में इतना ज्यादा सीवियर रहता है कि पेशेंट को और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन होता है अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते, इसकी मेडिसिन नहीं लेते हैं तो आपकी ब्लड स्ट्रीम में डिजोल्व होकर के आपके ब्रेन तक जाकर के कॉम्प्लिकेशन कॉज करता है जिसको हम बोलते हैं एनसेफेलाइटिस। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि इसके कारण क्या क्या हैं। इसके कारण दोस्तों होते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें हर्पीस सिम्प्लेक्स 1 की, तो ये कोज होता है आपका 1 से, मतलब क्या है कि ओरल इस तरह के आप ग्रेन्यूल्स फॉर्म में देखेंगे दोस्तों, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में इस तरह के ग्रेन्यूल्स लिप्स के ऊपर या लिप्स के नीचे बन जाते हैं। इसको हम बोलते हैं कोल्ड सोर। क्या बोलते हैं? कोल्ड सोर। क्या बोलते हैं? कोल्ड सोर्स। इस तरीके के ये ग्रेन्यूल्स या ब्लिस्टर बन जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जेनिटल इन्फेक्शन की, तो जेनिटल इन्फेक्शन होता है हमारा HSV सेकंड से, मतलब कि HSV2 से कोज होता है। जो हमारा किससे ट्रांसफर हो रहा है? ये हो रहा है ट्रांसमिट हमारा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के थ्रू। अगर हम बात करें HSV1 और HSV सेकंड स्प्रेड, अगर ये स्प्रेड होता है पर वहां पर क्या प्रेजेंट नहीं, वहां पर कोई ब्लिस्टर फॉर्म नहीं है, कोई भी वहां पर ग्रेन्यूल्स नहीं फॉर्म है या फिर वहां पे कोई भी वेसिकल्स फॉर्म नहीं है, तो ये किस किस तरीके से डिस्टर्ब हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से कोज होता है, सबसे पहले इमोशनल अपसेट और साइकोलॉजिकल। जो पेशेंट सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो स्ट्रेस में रहते हैं तो उनमें हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से ये कोज हो सकता है। दूसरा फैटीग, एक फैटीग कारण होता है। दूसरा ये हम बात करें कि मैच्योरेशन साइकिल होती है, मैच्योरेशन साइकिल्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारे एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं, सेक्सुअल जो हार्मोन होते हैं फीमेल्स के एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, उनमें डिसबैलेंस होने की वजह से भी ये कोज हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें सनलाइट के एक्सपोजर में, अगर बहुत ज्यादा धूप है, अगर उसके कॉन्टेक्ट में अगर पेशेंट आ रहा है तो वहां पे भी क्या होता है स्किन डैमेज होने की वजह से वहां पे ब्लिस्टर फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये वायरल एंटर ब्लड के अंदर एंटर कर जाता है और वहां पर क्या है वेसिकल्स फॉर्म कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं HSV1 का रिस्क फैक्टर क्या है, किन किन पेशेंट को HSV1 हो सकता है। तो वो सबसे पहले जो पेशेंट क्या होते हैं कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट में आ सकते हैं। कौन से स्किन कांटेक्ट में? जिस पेशेंट को पहले से हो रखा है, जिस पेशेंट को पहले से कोल्ड सोर या HSV1 हुआ है उनको। दूसरा है कि जो एक्सपोजर होते हैं सनलाइट के, जो ज्यादा धूप में ज्यादा रहते हैं उनको, और जो ज्यादा
क्या करते हैं, फिजिकल सॉरी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ज्यादा या फिजिकल स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एचएसवी सेकंड किन किन लोगों में होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले जो लोग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रखते हैं या मल्टीपल सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। नेक्स्ट दूसरा है कि हैविंग सेक्स यंगर एज, मतलब क्या है कि जो कम उम्र में जो क्या है कि जो एक जो प्रेफर एज यंग एज के लिए एज प्रेफर की गई है उससे कम एज में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते तो उनमें सबसे ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है फीमेल मोर कॉमन है, क्या है इसका, ये फीमेल मोर कॉमन है, फीमेल इसमें मोर कॉमन है। नेक्स्ट है इसमें वीकेंड, वीकेंड इम्यून सिस्टम। वीकेंड इम्यून सिस्टम का मतलब होता है कि पेशेंट को क्या हो गया है कि जो उसका इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा वीक है या किसी ड्रग का अब्यूज कर रहा है जिसकी वजह से उसका इम्यून सप्रेस हो रखा है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मतलब क्या है कि ट्रांसमिट किस किस तरीके से ये हो रहा है। तो ट्रांसमिट दोस्तों होता है ये स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ अगर कोई पेशेंट HSV1 या सेकंड से इन्फेक्टेड है तो उन पेशेंट में होने के चांसेस ये ज्यादा हो जाते हैं। अगर हम उनके साथ फूड शेयर कर रहे हैं, उनके साथ ड्रिंक शेयर कर रहे हैं या उनके साथ हम एक साथ खाना खा रहे हैं या फिर उनके साथ हम स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट के टच में आ रहे हैं तो उनको चांसेस होने के। नेक्स्ट है अगर कोई पेशेंट सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में है, अगर कोई पेशेंट HSV एक्टिव से HSV एक्टिव है किसी पेशेंट के अंदर, किसी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, किसी पेशेंट की ब्लड स्ट्रीम के अंदर HSV वायरस अगर ट्रेवल कर रहा है तो उसके कांटेक्ट में आने से, जिसमें क्या होता है मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। अब क्या होता है कि अगर किसी मदर का क्या हो रहा है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई HSV एक्टिव है और वो बच्चे को क्या कर रही है डिलीवरी के टाइम पे उसमें ये ट्रांसमिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें हमें क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए, इसमें हमें प्रिवेंशन लेना चाहिए कि हमें नॉर्मल डिलीवरी को अवॉइड करके हमें LSCSE परफॉर्म कराना चाहिए। मतलब क्या है कि हमें सर्जिकल इंटरवेंशन के थ्रू हमें डिलीवरी को इंड्यूस कराना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं साइन एंड सिम्टम्स। कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले HSV1 की, तो सबसे पहले जो इसके HSV1 या HSV2 के जो सिम्टम्स हैं ये हमें कब मिलते हैं, अगर आपकी बॉडी के अंदर ये वायरस जो HSV वायरस है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है, ये आपकी बॉडी के अंदर जब एंटर कर जाता है तो इसमें क्या होता है कि जब पेशेंट का जो एंटर करने के 20 डेज के बाद ये जो सिम्टम्स है हमें शो होते हैं। सबसे पहले पेशेंट को क्या होगा, फीवर आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि जब भी कोई फॉरेन पार्ट या फॉरेन बॉडी या कोई वायरल या कोई पैरासाइट्स या कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो, जिसमें क्या हमारी बॉडी किसके रिस्पॉन्स करती है, फीवर को। नेक्स्ट है सबमेक्सिलरी लिम्फ एडिनोपैथी। तो पेशेंट के अंदर क्या होगा, लिम्फ एडिनोपैथी होगा, पेशेंट का पाल्पेबल लिम्फ हमें फील हो जाएंगे जो उसके लिम्फ एडिनो। नेक्स्ट है सीवियर माउथ पेन। अगर ये माउथ के साइड्स पे या क्या है कि माउथ के अराउंड अगर लीजन्स फॉर्म हुआ, वेसिकल्स फॉर्म हुआ है तो क्या कॉज कर सकता है, वहां पर पेन कॉज कर सकता है। और पेशेंट का जब भी कोई माउथ अल्सर होता है या कोई वहां पर ब्लिस्टर फॉर्म या वेसिकल्स फॉर्म होते हैं तो वहां पर क्या होता है कि माउथ के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में सलाइवा सिक्रेट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सेसिव सलाइवेशन। नेक्स्ट है फिर अडीमा ऑफ द माउथ। अडीमा हो सकता है माउथ के सराउंडिंग या फिर लिप्स पे कोई अडीमा फॉर्म हो सकता है, गम्स में अडीमा फॉर्म होता है जिसको हम जिंजिवाइटिस बोल सकते हैं, टंग्स के अंदर कोई अडीमा फॉर्म होता है जिसको हम ग्लोसाइटिस बोल सकते हैं, ग्लोसाइटिस। ठीक है दोस्तों, क्या होता है ग्लोसाइटिस, क्या होता है ग्लोसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग। इन्फ्लामेशन ऑफ टंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके HSV सेकंड में कौन कौन से हमें सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो पेशेंट को हमें क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले जिन पेशेंट को HSV सेकंड या जेनिटल हर्पीज है उनमें सबसे पहले हमें बॉडी एक या मलेज देखने को मिला। मलेज को हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर पेन या फिर मसल्स पेन। ठीक है, सेकंड हमें पेशेंट को डिस्यूरिया, मतलब क्या है कि पेशेंट को यूरिनेट करते समय डिफिकल्टी होगी तो हम लिख सकते हैं डिफिकल्टी इन यूरिनेशन। ठीक है, लिकोरिया हो सकता है। लिकोरिया का मतलब होता है कि जब पेशेंट को, जो फीमेल्स होती हैं उनके जब उनको कोई डिस्चार्ज हो उसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट कर्डी डिस्चार्ज, व्हाइट कर्डी डिस्चार्ज प्लस पस। ठीक है, जो व्हाइट कर्डी डिस्चार्ज होगा उसके अंदर में पस भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प हो सकते हैं, साथ में पेशेंट को बर्निंग यूरिनेशन होगा और पेनफुल यूरिनेशन होगा। पेशेंट को क्या होगा, बर्निंग यूरिनेशन, और जब पेशेंट यूरिन करेगा तो उसको उस टाइम यूरिन पास करते समय बहुत ज्यादा पेन होने वाला है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर आप इस HSV को इसमें कोई मेडिकेशन या कोई ट्रीटमेंट या इसमें कोई लापरवाही करते हैं तो आप में कौन कौन से सिम्टम्स या कौन कौन से आगे जाके फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों बताऊंगा आप लोगों को कि इसमें सबसे जो चांसेस हैं वो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं साथियों 90% रिस्क होता है HIV इन्फेक्शन का। ठीक है, HIV ट्रांसमिट होने के सबसे ज्यादा चांसेस या सबसे ज्यादा रिस्क रहता है, तो इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस तरह के इन्फेक्शन को अगर कोई माउथ के सराउंडिंग कोई क्या होता है कि कोई ब्लिस्टर फॉर्म हो जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट को कभी भी वो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें उसका तुरंत ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर ट्रीटमेंट से हमें आराम नहीं मिला तो उसके हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से एकदम डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन हमें फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूनेटल हर्पीज। न्यूनेटल हर्पीज एक तीसरा टाइप होता है, इसका थर्ड टाइप होता है HSV का। इसमें क्या होता है कि ये मदर से बेबी में ट्रांसफर हो जाता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। अगर मदर को कोई HSV का कोई इन्फेक्शन है और मदर उसको क्या करा रही है, नॉर्मल डिलीवरी करवा रही है, नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे में ब्लड के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट आई इन्फेक्शन। आई इन्फेक्शन भी हो सकता है, हर्पीज केराटाइटिस इसको हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो सकता है एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस का जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था कि अगर आप इसको इग्नोर करते हैं या आपकी ब्लड स्ट्रीम में डिजोल्व होकर के आपके ब्रेन तक जाकर क्या कर सकता है, इन्फ्लामेशन कोज कर सकता है, ब्रेन की इन्फ्लामेशन कर सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनसेफेलाइटिस। तो दोस्तों इसको कभी भी हमें इग्नोर नहीं करना है, हमें जितना जल्दी पॉसिबल ट्रीटमेंट मिल सके उसको फॉलो करना है और हमें अपने आप को पूरा क्या करना चाहिए, हाइड्रेट करके रखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कौन कौन से हो सकते हैं। दोस्तों इसका सबसे पहले डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है, हमें सबसे पहले जैसे कि हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं कि हमें पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करना है, हिस्ट्री कलेक्शन करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। हिस्ट्री कलेक्शन में आप देख सकते हैं कि पेशेंट को कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है इसकी HSV की, या फैमिली या किसी को स्किन कॉन्टेक्ट में तो नहीं गया है, या STD से रिलेटेड कोई हम हिस्ट्री कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे कि आपका जो ब्लिस्टर फॉर्म हुआ है, वेसिकल्स फॉर्म हुआ है माउथ के जो सराउंडिंग या फिर लिप्स के या फिर हम बोल सकते हैं माउथ के अंदर सबलिंगुअल एरिया में कोई ग्रेन्यूल्स फॉर्म हुए हैं, तो वो कितना हुआ है, कितने सीवियरिटी है, कितना इंटेंसिटी का पेन फील कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या करते हैं, ब्लिस्टर के जस्ट अबव से हम क्या करते हैं, स्क्रैबिंग करते हैं। स्क्रैबिंग मतलब क्या है कि वहां से कोई टिश्यू या कोई सेल्स को हम निकाल करके उसको हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें हम टी जैंक स्मेयर टेस्ट करते हैं। टी जैंक स्मेयर टेस्ट करते हैं हम इसमें डिटेक्ट करने के लिए, एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए इसके हम इसमें क्या करते हैं, एक स्लाइड बनाते हैं, जो भी वहां पर ग्रेन्यूल्स या कोई भी वेसिकल्स होता है उसके अंदर से हम क्या निकालते हैं, वहां पे कोई सेल का टुकड़ा या कोई वहां से टिश्यू निकालते हैं, जिसके लिए हम एक सेल को स्लाइड पे रख करके उसकी क्या बनते हैं, एक स्मेयर बनाते हैं। तो नेक्स्ट है इसमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन। ब्लड इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले जब हम पेशेंट का करते हैं वो किस लिए करते हैं हम दोस्तों, एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए। दूसरा, इन्फेक्शन कितना ब्लड के अंदर है, कितना WBC का काउंट बढ़ चुका है, कितना TLC ESR बढ़ा हुआ है, उनको सबको हम डिटेक्ट करने के लिए ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं। नेक्स्ट हम PCR करते हैं। PCR हम दोस्तों करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये हम करते हैं, ब्लड का भी करते हैं और CSF का। इसमें हम देखते हैं कि जो ये वायरल है इसका लोड कितना है, RNA के ऊपर लोड कितना पड़ा है, क्योंकि ये RNA को ही क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो इसमें हम दो चीज करते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में देखते हैं कि कितना अमाउंट जो इसका जो लोड है वो कितना बड़ा हुआ RNA के ऊपर। दूसरा, क्वालिटेटिव में देखते हैं कि हम जो इसकी क्वालिटी है, मतलब क्या है, कितनी सीवियरिटी है, कितना इसको ये जो इन्फेक्शन है कितना फैल चुका है। तो इसमें हम क्या करते हैं, PCR करते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं। मैनेजमेंट हम दोस्तों इसमें करते हैं, सबसे पहले जो SSV का मैनेजमेंट होता है इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। हम जैसे क्या है कि सब पेशेंट को अगर पेन हो रहा है तो आप इसमें एनाल्जेसिक पेशेंट को दे सकते हैं। एनाल्जेसिक जैसे एनाल्जेसिक आप दे सकते हैं पेशेंट को, एनाल्जेसिक डाइक्लोफेनिक आप दे सकते हैं, एसिक्लोफेनिक आप दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पेन के लिए होगा। अगर पेशेंट को फीवर आया तो एंटीपायरेटिक, जैसे अगर आपको पता है कि एंटीपायरेटिक मतलब फीवर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या देते हैं पेशेंट को, पीसीएम की डोज हम वेरी करती है अकॉर्डिंग टू एज और एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीवायरल एजेंट। एंटीवायरल एजेंट सबसे पहले मैं बात करूंगा एसिक्लोवायर की। एसिक्लोवायर हम दो तरीके से दे सकते हैं। एसिक्लोवायर किस तरीके से दे सकते हैं हम, दो तरीके से, किस तरीके से, एक तो आता है टेबलेट फॉर्म में, जो हम किसके देंगे, ओरली। ठीक है, दूसरा इसमें आता है ऑइंटमेंट। साथियों, ऑइंटमेंट हम अप्लाई करते हैं ऑन वेसिकल्स और कोल्ड सोर्स। ठीक है, किस पे, एक तो हम अप्लाई करते हैं कहां पर, वेसिकल्स के ऊपर और या कोल्ड सोर के ऊपर। दूसरा, अगर आप इसको टैबलेट फॉर्म में लेते हैं तो इसका जो रूट होता है वो पर ओरली होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें मेडिसिन आती है जेनसिक्लोवायर और फेमिसिक्लोवायर।
ये मेडिसिन भी क्या करती है, हम ओरली दे सकते हैं पेशेंट को, जिससे क्या है कि जो उसका एचएसवी का जो लोड है वो रिड्यूस हो जाए, जो उसके सिम्टम्स है वो रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट इसमें अगर पेशेंट को इन्फ्लामेटरी प्रोसेस इन्फ्लामेशन हुई है या एडिमा फॉर्म हुआ है तो हम उसको इन्फ्लामेटरी एजेंट जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम पेशेंट को डेक्सामेथासोन और हम क्या देंगे दोस्तों, उसमें देंगे हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड, डेक्सा और प्रेडिसोलोन। ठीक है, ये 8 mg और ये 10 mg। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें पेशेंट को अगर कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो रखा है ज्यादा तो इसमें हम एंटीबायोटिक्स भी पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से नर्सिंग इंटरवेंशन है जिससे इसको इस एचएसवी से बचा जा सकता है अगर किसी पेशेंट को हो गया है, या इसमें हम क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इसमें मॉनिटर करते हैं कि जो लीजन्स या वेसिकल्स या जो कोल्ड सोर प्रेजेंट हुआ है उसकी लोकेशन देखेंगे, देन हम उसका ड्यूरेशन देखेंगे कितने टाइम से वो हो रखा है। तीसरा हम देखेंगे कि उसकी जो पेन है उसकी इंटेंसिटी पेशेंट को कितनी हो रही है, क्योंकि इसमें माउथ में पेन होगा, अगर जहां पे अल्सर फॉर्म हो रहा है, जहां पे वेसिकल्स फॉर्म हो रहा है वहां पर पेन होगा। तो दूसरा हम इसमें पेशेंट का जो पेन है उसका लेवल असिस करेंगे न्यूमेरिक पेन स्केल मीटर से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पेशेंट का जो डिस्कम्फर्ट है, समझ आया, पेशेंट का जो डिस्कम्फर्ट लेवल है उसको मैनेज करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें पेशेंट को एक कूल एंड काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कूल एंड काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम क्या करते हैं, पेन रिड्यूस करने के लिए, शूटिंग द पेन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कंप्रेशन, हॉट कंप्रेस अप्लाई करते हैं। दूसरा वेट ड्रेसिंग इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो जो लीजन्स है वहां पर वो जाकर के अधेशन ना हो, मतलब चिपके ना। दूसरा इसमें हम पेशेंट का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं जिसमें हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जन थेरेपी। नेक्स्ट हम फॉलो करते हैं कि पेशेंट को रिलैक्स, मतलब क्या है कि इमोशनल सपोर्ट देना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है कि पेशेंट को ज्यादा एंजाइटी नहीं फील करनी है। तो उसमें क्या करते हैं, पेशेंट को ज्यादा डीप ब्रीदिंग इनहेल करने के लिए बोलते हैं। दूसरा पेशेंट को हम मसल रिलैक्सेशन या फिर उसको पेन कंट्रोल, जितने भी पेन कंट्रोल के इंटरवेंशन होते हैं उसको फॉलो करने के लिए एजुकेट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कि कभी भी ब्लिस्टर या जितना भी वो वहां पर जो वेसिकल्स है या कोल्ड सोर हुआ है उसको कभी भी हमें क्या करना है, अपने हैंड से उसको रबिंग या मसाज नहीं करना है। या अगर वहां पर कोई ब्लिस्टर फॉर्म हो गया तो उसको हमें अपने आप से क्या करना है, रप्चर नहीं करना है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, जितना भी उसका फ्लूइड है वो जहां जहां पर उसका फ्लूइड लगेगा वहां पर इंफेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू क्लीन सराउंडिंग स्किन, मतलब क्या है कि पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि आपको जितने भी वहां पर वेसिकल्स फॉर्म हुए या कोल्ड सोर फॉर्म हुआ है तो उसके जो चारों तरफ की जो स्किन है, उसके सराउंडिंग जो स्किन है उसको हमें वॉश आउट करना है एंटी फंगल या एंटीवायरल सोप से, या फिर हम वहां पर एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि पेशेंट को हमें वेल हाइड्रेटेड, मतलब क्या है कि जो पेशेंट का फ्लूइड इंटेक है उसको बढ़ा देना है। तीसरा इसमें हम पेशेंट को बोलेंगे पेशेंट को वहां पर कोई लुब्रिकेंट जेली वहां पर अप्लाई करे। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि इसमें प्रिवेंशन क्या क्या हम फॉलो कर सकते हैं। प्रिवेंशन का मतलब है कि अगर किसी पेशेंट को एक्टिव है और वो किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल इंटीमेट होना चाहता है तो वहां पर वो क्या करे, कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करे। दूसरा है कि जितना भी पेशेंट का स्किन कांटेक्ट है उसको ज्यादा से ज्यादा क्या करने की कोशिश करे, वो अवॉइड करने की कोशिश करे, जिससे क्या है कि वो दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट ना हो सके, क्योंकि पर्सन टू पर्सन और स्किन टू स्किन कांटेक्ट ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। नेक्स्ट इसमें अगर किसी पेशेंट की, किसी प्रेग्नेंट लेडी को एचएसवी एक्टिव है, एचएसवी सेकंड या फर्स्ट का कोई कॉन्टेजियस इन्फेक्शन है या कोई वहां पर फॉरेन पार्टिकल या पैथोजन बॉडी के अंदर ट्रेवल कर रहा है तो उनको क्या करे, उनको नॉर्मल डिलीवरी नहीं करानी है, उनको डिलीवरी करानी है सिजेरियन सेक्शन, मतलब क्या है कि LSCS। ठीक है, LSCS इसमें हम फॉलो करते हैं जिसमें अगर प्रेग्नेंट लेडी को एचएसवी सेकंड एक्टिव है। तो दोस्तों ये ऐसी कंडीशन है, इसको आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको कभी भी लापरवाह इसमें नहीं रखनी चाहिए हमें। इसके जितने भी पॉसिबल इंटरवेंशन या जितने प्रिवेंशन हमें फॉलो करना चाहिए और टाइम से इसको हमें क्या करना, डायग्नोस करा करके ट्रीटमेंट हमें लेना चाहिए। क्योंकि ऐसी कंडीशन, क्योंकि अगर ये इन्फेक्शन आपके ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल करके आपके ब्रेन तक चला जाता है तो ये ब्रेन को डैमेज कर सकता है, ब्रेन में इन्फ्लामेशन कॉज कर सकता है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये कंडीशन बहुत ज्यादा समझ आए और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ चैनल के साथ इस तरीके से जुड़े रहेंगे। थैंक यू।